5 राज्यों के चुनाव को लेकर आज वोटों की गिनती को शुरू हुए 6 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। पश्चिम बंगाल में 292 सीटों के लिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी सबसे आगे चल रही है। रुझानों में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 233 हो गई है। रुझानों में टीएमसी को बहुमत मिल गया है। आपको बता दें 233 सीटों पर टीएमसी आगे हो गई है। टीएमसी की सीट बढ़कर 233 हो गई है। टीएमसी ने जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं बीजेपी के खाते में सिर्फ 53 सीटें दिख रही हैं। बीजेपी सिर्फ 53 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तक तो लग रहा था कि मुकाबला कांटे का टक्कर है, लेकिन अब तो लगभग 100 से ज्यादा सीटों का अंतर हो गया है। टीएमसी 233, बीजेपी 53 और कांग्रेस 6 सीटों पर आगे चल रही है। अगर आंकड़ा ऐसे ही रहता है तो टीएमसी क्लियर मेजोरिटी में आ जाएगी और ममता बनर्जी की सरकार एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बनेगी। कुल मिलाकर ममता बनर्जी ने अपने इलाके में, अपने गढ़ में, अपने घर में किसी को भी घुसने का मौका नहीं दिया है। हालांकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी अभी भी शुभेंदु अधिकारी से पीछे चल रही हैं। आपको बता दें 292 सीटों पर रुझान आ रहा है। 294 सीटों पर आना था, लेकिन 2 सीटों की चुनाव अभी टल गई है। वहीं दूसरी तरफ आसाम में 126 सीटों के लिए रुझान आने शुरू हो गए, जिसमें बीजेपी 26 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस 24 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य के खाते में रुझानों में सिर्फ 1 सीट ही दिख रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पौंडीचेरी में 30 सीटों के लिए रुझान आने शुरू हो गए हैं, जिसमें बीजेपी 8 सीटों पे आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस 3 सीटों पे आगे चल रही है। अन्य के खाते में 1 सीट है जिसपे वो आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ केरला में 140 सीटों के लिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। केरल में लेफ्ट सबसे ज्यादा 30 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं कांग्रेस 26 सीटों पर आगे चल रही है। भाजपा का यहाँ खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है और अन्य के खाते में भी 0 सीट अभी दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में 234 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था, जिसमें रुझान आने शुरू हो गए हैं। भाजपा के खाते में 26 सीटें, जिसमें वो अभी आगे चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस 66 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य पार्टियां 1 सीटों पर आगे चल रही हैं। आपको बता दें चुनाव आयोग ने असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और पांडिचेरी में सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू कर दिया है और शाम तक इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। इसी के साथ यह भी साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। वोटिंग के दौरान कोविड-19 महामारी से बचने के लिए गाइडलाइन का भी पालन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने एक कमरे में मतगणना के लिए सिर्फ 7 मेज रखी हुई हैं, जबकि इससे पहले 14 मेजें रखी जाती थी। आज मतगणना शुरू होने से पहले ईवीएम और वीवीपैट को सैनिटाइज किया गया और मतगणना में शामिल होने वाले लोगों को मास्क, फेस शील्ड और सैनिटाइजर भी दिया गया। प्रत्येक मतगणना केंद्र पर कम से कम 15 बार सैनिटाइज करने का काम किया गया है और किसी भी प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि को कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट या फिर टीके की दोनों खुराक लेने के प्रमाण दिखाने पर ही आज मतगणना केंद्र में एंट्री दी गई है। अगर आप नंदीग्राम की राजनीति का गौर करें तो वहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खिलाफ लड़े हुए हैं। जब वो टीएमसी में थे तो वो वहाँ के मुसलमान मतदाताओं में काफी लोकप्रिय थे। मुसलमान मतदाता उन्हें काफी पसंद किया करते थे। तो ममता बनर्जी का एजेंडा वहाँ के मुस्लिम वोटर और अल्पसंख्यक वोटर थे, लेकिन जैसे ही शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी में गए, उनका रवैया बिल्कुल मुसलमान विरोधी हो गया और ममता बनर्जी को उन्होंने खाला ममता या बेगम ममता कहना शुरू कर दिया। और ये जो परिवर्तन हुआ शुभेंदु अधिकारी के अंदर, यही वजह है कि वो अभी उस सीट से वहाँ पर पीछे चल रहे हैं और इसी वजह से मुसलमान राजनीति, अल्पसंख्यक राजनीति वहाँ पे और उभर कर सामने आई और इसका ममता बनर्जी को जबरदस्त फायदा हुआ है। ममता बनर्जी के पास 2 मजबूत अस्थायी स्तंभ हैं, जिसमें मुस्लिम वोटर और अल्पसंख्यक वोटर हैं। अगर ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम मतदाता और पश्चिम बंगाल की स्त्री मतदाता दोनों लगातार ममता बनर्जी के साथ रहते हैं तो उनको हराना नामुमकिन है और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा कि उनको पश्चिम बंगाल में हराया जाए। जैसा कि आपने एग्जिट पोल में भी देखा था, एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को चरणबद्ध तरीके से दिखाया गया था। पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल को कई चरणों में बांट कर दिखाया गया था, जिसमें सभी चरणों में पश्चिम बंगाल की टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी सभी चरणों में बीजेपी से आगे थी। उससे पहले ये भी स्पष्ट हो गया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को जीतना है तो उसको पहले 5 चरणों में बहुत बड़ा तीर मारना था, जो कि वो करने में कामयाब नहीं रहे हैं। हालांकि अभी फिर एक ताजा अपडेट के अनुसार टीएमसी 191 सीटों पर बढ़त बनाए हुई है, जबकि बीजेपी 96 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और वहीं कांग्रेस 5 सीटों पर बढ़त बनाई है। इस प्रकार टीएमसी लगभग 100 सीटों से बीजेपी से आगे है। अंतिम के 3 चरणों में अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ भी जाएं, फिर भी उससे उनकी सीटें नहीं बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीटें तभी बढ़ेंगे जब वोट प्रतिशत आधा से अधिक होगा। तो भवानीपुर छोड़कर ममता
बनर्जी ने जो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का दाव खेला है वो शायद 100% उनके पक्ष में ही जाने वाला है। ये बात सही है कि ममता बनर्जी के पास निश्चित रूप से इस बार बहुत बड़ी चुनौती रही है, लेकिन आपको बता दें 2019 के भी चुनाव में भले ही उनके सीट कम हो लेकिन उनका वोट प्रतिशत उतना ही था। पीएम मोदी ने भी आक्रामक रूप से प्रचार किया है, तो निश्चित रूप से उनको फायदा जोर मिलने वाला है। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी को वोट शेयर कभी कम नहीं हुआ और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें 2019 के भी चुनाव में सीटें जोर ममता बनर्जी की कम हुई थी, लेकिन वोट प्रतिशत उनका उतना ही था। जबकि 2019 में वो प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार थी भी नहीं, लेकिन इस बार तो वो खुद मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए चुनाव लड़ रही हैं, तो उनका जीतना लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली से मंगवाकर बंटवाना चाहते थे रेमडेसिविर, भाजपा सांसद से बोला हाई कोर्ट रॉबिनहुड न बनो। जी हाँ, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के अहमदनगर सीट से सांसद सुजय बिखेल पाटिल को फटकार लगाई है। पाटिल ने रेमडेसिविर के स्टॉक को दिल्ली से चुपके से खरीदने का आरोप लगाया है। अदालत ने कहा है कि उन्होंने जो रास्ता चुना है वो गलत है। साथ ही अदालत ने उन्हें रॉबिनहुड न बनने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि एक गलत रास्ते को अपनाना अंततः अनुचित करार दिया जाता है। रेमडेसिविर टीके का उपयोग और वितरण सभी के बीच समान अनुपात में किया जाना चाहिए, न कि इस तरह से। कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि बीके पाटिल ने कैसे अनआधिकारिक रूप से और चुपके से रेमडेसिविर की शीशियां खरीदी। कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए अदालत ने अहमदनगर के जिलाधिकारियों को भी तलब किया है। आपको बता दें अहमदनगर दक्षिण के बीजेपी सांसद का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एक चार्टर प्लेन से 10,000 रेमडेसिविर लाते हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो में वो खुद इस बात का दावा कर रहे थे। उस वीडियो को आधार बनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने एक याचिका दायर की गई जिसमें अदालत ने पाटिल से खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई। जनहित याचिका में अदालत से मांग की गई थी कि उनके पास से इंजेक्शन को जब्त करके उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। अदालत की तरफ से गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर बेड ऑक्सीजन की शिकायत गलत नहीं है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि कोई नागरिक सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो इसे गलत जानकारी नहीं कहा जा सकता। अगर कार्रवाई के लिए ऐसी शिकायतों पर विचार किया जाता तो हम इसे अदालत की अवमानना मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों के डीजीपी को आदेश देते हुए कहा कि अफवाह फैलाने के नाम पर कार्रवाई की गई तो अवमानना का मामला चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि दवाओं का प्रोडक्शन और वितरण सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रहा है। सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार 100% टीकों की खरीद क्यों नहीं करती, इसे राष्ट्रीय टीकाकरण मॉडल पर राज्यों को वैक्सीन क्यों नहीं वितरित करती जिसे दामों में अंतर ना हो। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा था कि महीने में 1 करोड़ से अधिक रेमडेसिविर उत्पादन की क्षमता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए रोते हुए सुना है। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, गुजरात महाराष्ट्र में भी ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि वो बताएं कि कोरोना पर उसका क्या प्लान है। बीजेपी में उठी सीएम शिवराज सिंह के खिलाफ आवाज, पार्टी ने राज्यपाल से की सीएम को हटाने की मांग। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर तमाम स्तर पर सिस्टम के फेलियर होने के बाद विपक्ष के साथ अब सीएम शिवराज सिंह अपने निशाने पर आ गए हैं। अब तक जहां पार्टी के कई नेता अप्रत्यक्ष तौर पर सवाल उठा रहे थे तो वहीं अब पार्टी की एक नेत्री ने खुले तौर पर शिवराज सिंह को पद से हटाने की मांग कर दी है। भाजपा की एबीपी की पूर्व प्रदेश मंत्री श्रेष्ठा ने फेसबुक पर पोस्ट कर शिवराज सिंह चौहान को पद से हटाकर कैलाश विजयवर्गीय या विष्णुदत्त शर्मा को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। अब श्रेष्ठा जोशी का यह पोस्ट करना फिर से एक बार इंदौर सहित भोपाल तक के राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल पैदा कर दी है। इससे भी ज्यादा कैलाश विजयवर्गीय और विष्णुदत्त शर्मा का नाम रखने से हड़कंप मचा हुआ है। राजेंद्र राणा ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने मोदी के राजहट का खामियाजा देश भुगत रहा है, विदेशों में भी हो रही है फजीहत। सुजानपुर के विधायक व कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा है कि कोरोना काल के बीच जिस तरह पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हाहाकार मचा है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के हुक्मरानों की फजीहत हो रही है और दुनिया भर में यह संकेत गया है कि मोदी सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की बजाय राजहट को प्राथमिकता दी है, जिससे देश में आज त्राही त्राही मची है और ऑक्सीजन के अभाव में लोग तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। आज यहाँ जारी एक बयान में राजेंद्र राणा ने कहा कि मोदी शासन में देश के जीडीपी तो गिर रही है और अब
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि एक ऐसे राष्ट्र की बनी हुई है जो कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक दवाइयों की आपूर्ति के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर हो गया है। दुनिया के छोटे छोटे देशों सहित करीब 40 मुल्कों ने जिस तरह भारत की मदद की पेशकश की है और जिस तरह अमेरिका ने भारत से अपने नागरिकों को स्वदेश लौटने को कहा है, उससे दुनिया में मोदी युग के दौरान भारत का तथाकथित डंका बजने के भाजपाइयों के दावों की हवा निकल गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के एक विधायक की कोरोना से मृत्यु होने पर उसके बेटे ने ही स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोल दी और यह कहते हुए अपनी पीड़ा जाहिर की कि जब भाजपा विधायक को अपनी ही सरकार में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाई है तो आम जनता की पीड़ा कौन समझेगा। राजेंद्र राणा ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश के दिवंगत भाजपा विधायक केसर सिंह गंगवार के बेटे विशाल गंगवार ने अपने फेसबुक पर भाजपा सरकारों की बंद इंतजामी को लेकर जो पीड़ा जाहिर की है उसे मीडिया ने भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ डींग हाँकने वाली सरकार साबित हुई है और जिसने अपने सत्ता काल के दौरान न केवल महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया बल्कि बेरोजगारी के भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। उन्होंने देश के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करने के बजाय सरकार देश के कुछ औद्योगिक घराने को लाभ पहुंचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि विज्ञापनों और सुर्खियों में बने रहने के लिए मोदी सरकार आए दिन बड़ी बड़ी घोषणाएं करती है, लेकिन धरातल पर सब घोषणाएं हवा हवाई हो जाती है। अब तो देश की शीर्ष अदालतों ने भी सत्तारूढ़ दल को कड़ी फटकार सुनानी स्टार्ट कर दिया है।